तो देखिए इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मैकेनिक्स को, यानी यांत्रिकी क्या है, उसके कितने पार्ट हैं, कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे। यानी यांत्रिकी अगर हमको समझ में आ जाती है तो हमें फिजिक्स या साइंस में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। इस तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है। गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, कितने इसके पार्ट हैं, ये सारा मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। मेरा मानना है कि आपको फिजिक्स और साइंस की इस वीडियो के बाद कभी आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th का एक न्यू टॉपिक, जिसके बारे में हमें बात करनी है। वो हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। यानी हम बात कर सकते हैं कि ये काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी शुद्ध गतिकी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने कभी भी फिजिक्स या साइंस पढ़ी है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, या आपको ये समझ में नहीं आता है कि कब कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, आपको साइंस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को आप मन से देखिए और समझिए। अगर मेरा मानना है कि आपको अगर ये नहीं आता है और आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए। आप बीच में स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अगर आप स्किप नहीं करते, पूरा देखते हैं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स जो दे रखा है उसको ये क्या चीज़ है, कैसे हमने इसको डिफाइन किया है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, मैकेनिक्स। यानी ये जो काइनेमैटिक्स है वो किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। सीधा सीधा मीन्स ये है कि जो ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम वर्क करते हैं, यानी जो वर्क द्वारा जो हमारे एनर्जी टाइप में जो हमारे फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, सारी मैकेनिक्स कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की जो सिचुएशंस होती हैं, वो मोशन जो गति होती है, वो हमारी उससे रिलेटिविटी रखने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, मैकेनिक्स। अब देखिए मेनली जो मैकेनिक्स है इसको हमने दिया 3 टाइप में बांटा गया है। यानी जो मैकेनिक्स है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें कि फर्स्ट, तो फर्स्ट में देखिए इसको स्टैटिक्स को बेटा हम बोलते हैं स्थैतिक। क्या बोलते हैं, स्थैतिक या स्थिर विज्ञान। यानी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्थिर स्थिति के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं कि वो स्थिर है, और स्थिर है तो उसकी क्या सिचुएशंस है, वो स्थिर की पोजीशन को, जैसे अगर मान लीजिए कहीं कोई फर्श है तो उस पर बुक रखी है तो वो स्थिर है, क्लासरूम में अगर कोई टेबल रखी है तो वो रखी रहेगी, वहां पर स्थिर है, या कोई अदर भी कोई सिचुएशंस ले लें तो वो सब स्थिर की कंडीशन है। बेटा सेकंड पार्ट में जब हमने इसको डिवाइड किया है तो वो है हमारा काइनेमैटिक्स। इसको बेटा हम बोलते हैं शुद्ध गतिकी। क्या बोलते हैं बेटा, शुद्ध गतिकी। वैसे इसे हम बेटा गतिकी भी बोलते हैं, लेकिन हम अभी गतिकी के साथ साथ शुद्ध गतिकी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये
गति पर डिपेंड करेगा, यानी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी जो स्थिति है, पोजीशन है, उसको चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, काइनेमैटिक्स। और बेटा थर्ड है, जब हमने इसको लिया तो ये क्या कहलाएगा, यानी हम इसमें अगर ये कहें जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या कहलाएगा, डायनामिक्स। यानी क्या कहलाएगा बेटा, डायनामिक्स। डायनामिक्स को बोलते हैं हम गति विज्ञान, गतिकी या गति विज्ञान। समझ में आ रहा है बेटा? यानी ये जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, उसको हमने 3 स्टेट में डिवाइड किया है। एक रेस्ट वाली, जब स्थिर होती है ऑब्जेक्ट, उसे स्टैटिक्स बोलते हैं या स्टैटिक बोलते हैं। दूसरा काइनेमैटिक्स, यानी शुद्ध गति की, केवल जो गति की स्थिति है उसके बारे में स्टडी की जाए। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट जिसके बेस पर वो गति हो रही है उसका कॉज जानना, उसका रीजन जानना, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक्स। अब बात करते हैं बेटा कि ये जो स्टैटिक्स है, इसमें से ये स्टैटिक हमने पहले पढ़ रखी है, ये 2 पार्टों की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किसकी, काइनेमैटिक्स की। तो देखिए बेटा, जो काइनेमैटिक्स है यानी यांत्रिकी, यानी शुद्ध गतिकी है, जो यांत्रिकी की एक शुद्ध गति की ब्रांच है, उसके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, यानी ये गतिशील है, यानी मोशन कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसके बेस पे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना पड़ेगा बेटा, हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमको ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि ऑब्जेक्ट या वस्तु होती, देखिए इसमें क्या बताया था कि काइनेमैटिक्स होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का ट्रैक जो भी तो वो हमारे सब ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में हम गति का या स्थिर अवस्था की हम क्या करें, निर्धारण करें, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी हमने 2 सिचुएशंस, एक तो होती है बेटा रेस्ट, क्या होती है बेटा, रेस्ट, और दूसरा क्या होता है बेटा, मोशन। रेस्ट को हम कहते हैं बेटा स्थिर, अवस्था, और दूसरी ये वाली जो होती है बेटा गति। यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बेटा 2 सिचुएशंस हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट स्थिर हो सकता है या गति हो सकता है। यानी कोई वस्तु जिसके साथ हम किसी वस्तु की, अन्य वस्तु की गति अथवा स्थिर अवस्था का निर्धारण कर सकें, समझ सकें, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु कहलाती है। इसकी 2 कंडीशन हो सकती है बेटा, स्थिर अवस्था यानी रेस्ट, और दूसरा क्या हो सकता है, मोशन अथवा गति। अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए रेस्ट है, तो देखो अगर रेस्ट में तो कोई वस्तु जैसे रखी है, जैसे फर्श पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, जैसे मान लीजिए ईंट रखी हुई है, तो वो वहां पर रखी रहे, या कोई अदर चीज है वो वहां पर रखी रहे, तो वो स्थिर कहलाएगी। और कोई वस्तु समय के साथ स्थिति बदल दे तो वो क्या कहलाएगी, गति। अब इसमें ये नहीं कहा कि कितनी तेजी से चले, कितनी स्लो चले, तो किसी भी उसमें अगर मोशन करती है किसी भी स्थिति में, यानी समय के साथ कैसे भी चले लेकिन स्थान परिवर्तन करे, तो क्या कहलाएगी, गति। आगे हम बात करते हैं कि बेटा जो गति होती है, जैसे ये जो गति है, तो इस गति का निर्धारण करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहेंगे बेटा, निर्देश बिंदु। यानी
फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश बिंदु वह बिंदु है जिसके सापेक्ष उसकी गति का हम निर्धारण कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लूँ बेटा, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है ए और ये है बी, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये ए और ये बी, इनकी बीच की डिस्टेंस सपोज मैंने मान लिया कि 2 किलोमीटर है। तो मैं 2 कहाँ से मैं लूँ? ऐसा नहीं कि 2 मैंने 2 लिख दिया हो गया, मेरे को 0 से मेजर करना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ से 0 से मेजर करूँ और यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लूँ तो 2 मीटर हो जाए, या मैं इधर 0 लूँ और यहाँ तक कवर कर लूँ, यानी ए से स्टार्ट करूँ और बी तक ले जाऊँ तो, और बी से स्टार्ट करूँ ए तक, तो बात एक ही है। तो इन दोनों में से एक पॉइंट को मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा, निर्देश बिंदु मानना पड़ेगा, जिसके सापेक्ष हम उसकी गति का हम निर्धारण कर सकते हैं। अब बात ये आती है बेटा कि जो हमारे निर्देश की, जब हमने इसके बारे में बात की, हमने इसके बारे में डिस्कस किया, तो हमें सबसे पहले ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो निर्देश या निर्देश जो फ्रेम है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बात समझ में आएगी फ्रेम क्या होता है और फ्रेम कितने टाइप का होता है बेटा। जो फ्रेम होते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कितने टाइप के होते हैं? ऑफ रेफरेंस, ये बेटा देयर आर 2 टाइप होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी ये बात हम बात करें बेटा कि इनर्शियल का मतलब, यानी हम इसको बोलते हैं बेटा जड़त्वीय तंत्र, और ये क्या कहलाता है बेटा? अजड़त्वीय तंत्र। यानी हम बात करें बेटा इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी हमको ये समझना है बेटा ये होते क्या है। तो बेटा ये जो होते हैं, इनर्शियल फ्रेम की बात करें बेटा हम जनरली, तो ये वो फ्रेम होते हैं जो न्यूटन्स के रूल रेगुलेशन का, यानी न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं। जो न्यूटन ने जो लॉ दिए हैं मोशन से रिलेटेड, उन सभी को फॉलो करें, उनका पालन करें, तो वो क्या कहलाएंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। उसी तरीके से बेटा जो हमारे होते हैं, जो यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? जो न्यूटन के गतिशील नियमों को फॉलो नहीं करते, यानी उनका रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? यानी वो हमारे बेटा क्या कहलाएंगे। अब बात करते हैं, जब हमने इसमें ले लिया तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी नीड क्यों पड़ी? नीड का मतलब है कि ये जो है, ये जो पोजीशन है वो किसी वस्तु की गति और स्थिर अवस्था को निर्धारित करने के लिए है। तो पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर किसकी? रेस्ट की, यानी स्थिर अवस्था की। तो स्थिर अवस्था क्या होती है बेटा? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल पाती है या बदलने में असमर्थ रहती है, तो हम कह सकते हैं वो क्या कहलाती है? स्थिर कहलाती है। यानी द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदले तो क्या कहलाएगी? स्थिर अथवा रेस्ट में। जैसे कोई फर्श पे पड़ी बॉल है, वो पड़ी रहे जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्थिति को चेंज नहीं करेंगे, वो स्थिर रहेगी। दूसरी चीज आती है बेटा हमारी सेकंड में, मोशन। मोशन को हम बोलते हैं बेटा गति। क्या बोलते हैं? गति। अब हम बात करते हैं इसमें कि गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है अथवा करने जो परिवर्तन है उसको रेगुलर वे में बनाए रखती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? गति की अवस्था में। समझ में आ रहा है? यानी समय बदल रहा है तो वो भी बदले। अब ये नहीं इसमें श्योर है कि कितना बदल रही है, क्यों बदल रही है। समझ में आ रहा है?
बदलती रहे समय के साथ, तो वो क्या कहलाएगी, गति की अवस्था में अथवा मोशन में। ये बात समझ में आई, मोशन क्या होता है। अब बात हम करते हैं कि ये जो मोशन होता है बेटा, हम किसके बारे में बात करेंगे, जो मोशन है उसके टाइप। तो अगली हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ मोशन। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम, टाइप्स ऑफ मोशन। यानी मोशन है उसके टाइप क्या है। तो देखिए जनरली हमने उसको देयर आर 3 टाइप में डिवाइड किया है, यानी जो मोशन है उसको जनरली कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, इससे बोलते हैं हम बेटा स्थानांतरीय गति। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा कि वो अपना स्थान को लुढ़क करके या ऐसे करके बदले, यानी फिसल करके। स्थानांतरित गति का मतलब है उसको स्थान को तो चेंज करे लेकिन फिसल के करे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्थानांतरीय गति। दूसरा होता है बेटा हमारा मोशन होता है वो रोटेशनरी मोशन, यानी हम क्या कह सकते हैं, रोटेशनरी मोशन। दूसरा क्या है बेटा हमारा रोटेशनरी मोशन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, घूर्णन गति। क्या कहते हैं बेटा, घूर्णन गति कहते हैं। यानी कोई वस्तु घूम घूम के, जैसे हमारा सर्किल के रूप में, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है 2D है या वृत्त का, जैसे मान लीजिए बस ट्रक के जो पहिए होते हैं वो इसके रोटेशन करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये इस तरीके का मोशन क्या कहलाएगा, रोटेशनरी मोशन अथवा घूर्णन गति। उसके बाद बेटा हमारा लास्ट है थर्ड, जिसके बारे में हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का हिंदी में बोलते हैं बेटा दोलन गति। ये क्या है, दोलन गति। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्थिर पोजीशन होती है, जैसे इसकी ये स्थिर पोजीशन है, तो इस स्थिति के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करे, इधर उधर उस स्थिति के अपनी जो इक्विलिब्रियम की या साम्य स्थिति है उसके इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, दोलन गति। यानी कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, यानी टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दोलन गति। क्या कहते हैं, दोलन गति। अब हमने इसको जो गतियां हैं अभी हमने पढ़ा था उनकी सिचुएशंस के आधार पे अब हम बात करते हैं इसमें कि जो हमारी निर्देशांक ज्यामिति होती है, तो निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर भी हमने ये जो गतियां हैं यानी उस गति का निर्धारण किया गया है। तो हम अब आगे नेक्स्ट क्या समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बेस पर क्या है, जो मोशन है उसको समझेंगे। तो हम इसमें देखिए हमने जो ज्योमेट्री के बेस पर अगर हमने इसको मोशन को डिवाइड किया तो वो भी हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ले लूं तो ये क्या कहलाता है मेरा 1 डायमेंशन मोशन। यानी कौन सा बेटा, 1 डायमेंशन। यानी इसे हम समझे तो हम इसे बोलते हैं एक विमीय गति। दूसरा है यहां पर है बेटा 2 डायमेंशन मोशन।
और तीसरा है बेटा मेरा जिसे हम द्विविमीय गति बोलते हैं, द्विविमीय गति। तो इसको मैं यहां पर ऐसे भी इसको भी लिख सकता हूं, विमीय लिख करके, विमीय गति, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर इसको चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं 3 डायमेंशन मोशन। क्या है? 3 डायमेंशन मोशन। समझ में आ रहा है? इसे हम त्रिविमीय गति बोलते हैं, त्रिविमीय गति। अब बेटा इसको हमें समझना है कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति के बेस पर हमने कैसे डिवाइड किया है। तो ये बात समझ आई, यानी निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेस पर भी हमने जो गति है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, एक विमीय गति, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। तो देखिए इसको समझने के लिए हमको इसको समझना पड़ेगा कि हमारी ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती है यानी निर्देशांक ज्यामिति होती है एक्स वाई जेड। ये ऑरिजिन पॉइंट होता है, इधर किसी को एक्स ले लीजिए, किसी को वाई, किसी को जेड। यानी हमको ये समझना है कि जो भी हमारा संसार है जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट है इधर उधर मूव कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ये तीनों इन्हीं 3 के अंदर में हमारा वर्ड्स समायोजित है। यानी एक्स वाई जेड हम कहीं पर भी घूम रहे हैं तो या एक्स एक्सिस में होंगे या वाई में या जेड में। समझ में आ रहा है? तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये 3 एक्सिस होते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, निर्देशांक ज्यामिति होती है, उसके 3 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। उसमें से किसी एक एक्सिस के अनुदिश गति होती है, जैसे एक्स में हो जाए या वाई में हो जाए या जेड में हो जाए, किसी एक एक्सिस के अनुदिश जो गति होती है वो क्या कहलाती है बेटा मेरी? एक विमीय गति या 1 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पर लेकर चलूं तो क्या आ जाएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी सरल रेखीय गति। या मैं और इसके लिए समझाना चाहूं तो क्या हो सकता है बेटा कि पृथ्वी तल पर वृत्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई वस्तु छोड़ी जाए तो उसकी जो गति होती है, या किसी ट्रेन या रेलगाड़ी की जो गति होती है वो क्या कहलाती है? एक विमीय गति। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं द्विविमीय गति। तो निर्देशांक ज्यामिति अथवा ज्योमेट्री के 3 एक्सिस में से 3 एक्सिस में से अगर कोई वस्तु किन्हीं 2 एक्सिस के अबाउट में यानी 1-2 एक्सिस के साथ गति कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति। जैसे एक्स और वाई में जाए, वाई और जेड में जाए, जेड और एक्स में जाए, किन्हीं 2 एक्सिस के अबाउट में अगर कोई वस्तु गति करती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति में देखिए कोई यहाँ पर क्या एग्जांपल आ जाएगा बेटा? सर्कुलर मोशन, या इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी ये जो सर्कुलर मोशन है, देखिए ऐसे हमने लिया तो एक्स और वाई 2 एक्सिस में मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? द्विविमीय गति। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? ऐसे करके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका जाता है तो एक्स और वाई 2 एक्सिस में मूव कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगी? ये द्विविमीय गति। अब नेक्स्ट और लास्ट या थर्ड 3 डायमेंशन मोशन यानी त्रिविमीय गति के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो त्रिविमीय 3 डायमेंशन मोशन में क्या होता है बेटा कि यदि कोई वस्तु जो ज्योमेट्री की 3 एक्सिस है उन तीनों एक्सिस के अबाउट में गति कर रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, 3 एक्सिस में जा रहा है, तीनों में मूव कर रहा है, तो वो बेटा क्या कहलाएगी? त्रिविमीय गति या 3 डायमेंशन मोशन। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए लें तो जो हमारी गैस होती है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? 3 डायमेंशन मोशन। यानी तो हम क्या कह सकते हैं? गैस मॉलिक्यूल।
जो गैस के मॉलिक्यूल है उनका जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशन। तो समझ में आया, यानी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये हमारा क्या हो गया, हमने इसको डिफाइन कर लिया। आगे हमको ये समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इसमें मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण, यानी मेजरमेंट ऑफ पोजीशन का मतलब है कि कोई वस्तु है उसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर नेक्स्ट में, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, यानी किसी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है उसकी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो बेटा किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए। क्या हमें आने चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट बात करें हम ऑरिजिन, यानी वह पॉइंट जिससे उस वस्तु की स्थिति का हम निर्धारण करना चाहते हैं, वो उस पॉइंट का हमें क्लियरली मालूम होना अति आवश्यक है, तभी हम उस वस्तु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा यूनिट, यूनिट का मतलब है, ऑरिजिन का मतलब है मूल बिंदु और यूनिट का मतलब है मात्रक, यानी कोई भी वस्तु है तो उसको हमें निर्धारित करने के लिए क्या आना चाहिए, मात्रक आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर छोटी डिस्टेंस है, अगर मैंने यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख करके मैंने सेंटीमीटर लिखा, मैंने मीटर चल लिया, तो उससे बहुत ज्यादा आगे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसमें कितना 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मुझे 1 मीटर जाना था और मैं कितना चला आऊंगा, 10 मीटर। तो यहाँ पर यूनिट का निर्धारण भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात तो आती है हमारी यहाँ पर क्या आनी चाहिए बेटा, डायरेक्शन। क्या आनी चाहिए, डायरेक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा दिशा। देखिए सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है कुछ काम कर रहा है और वो उसको उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, तो हम कहते हैं जनरली हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे कहते हैं इनको डायरेक्शन या दिशा अच्छी नहीं मिली। यानी हमको ये समझना है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ये कहीं पर हमें पहुंचना है, तो अगर हमें डायरेक्शन का अनुभव नहीं है तो हम विदाउट डायरेक्शन के हम कहीं जाना होगा और कहीं पहुंच जाएंगे। जैसे समझिए फॉर एग्जांपल से डायरेक्शन का क्या इंपोर्टेंस है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चौराहा है और मुझे यहाँ जाना था 2 किलोमीटर, और मैंने किसी से पूछा, मान लीजिए ये मेरा O पॉइंट है और ये मेरा A पॉइंट है, तो मुझे जाना था O से लेकर के A, यानी 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी थी, और इसको मैं डायरेक्शन भी दे दूं, ये है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मुझे O से A तक जाना था, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके रिटर्न वापस आना था या वहीं रहना था। मुझे 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी थी। अब मैंने वहाँ ये नहीं पूछा कि मैंने ये तो जान लिया कि 2 किलोमीटर जाना है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस में जाना है। मैंने बस सुना कि 2 किलोमीटर जाना और मैं वहाँ से निकल लिया जल्दी के लिए। जैसे ही मैं इधर से इधर आया बेटा, तो मैंने यहाँ देखा कि मुझे जाना था ईस्ट की तरफ, मैंने क्या किया, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस वेस्ट की तरफ कवर कर ली। तो मुझे यहाँ नहीं आया, तो मुझे जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ से अब मैं यहाँ आ गया, तो मेरी कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 2 पहले थी और 2 और कितनी होगी, 4। अब मुझे यहाँ कोई तीसरा एक व्यक्ति मिलता है, उससे मैंने पूछा भैया मेरे को A के पास जाना है, तो उसने कहा भैया A तो अभी 4 किलोमीटर है, आपने उससे भी डायरेक्शन नहीं ली। तो उसने कहा अच्छा 4 किलोमीटर है, तो आपने क्या कहा कि वेस्ट की डायरेक्शन में ही फिर 4 किलोमीटर इधर ही बढ़ गए, तो यहाँ से और 4 किलोमीटर आ गए, तो 4 यहाँ पर आपने फिर डिस्टेंस कवर कर ली, तो यहाँ से और कितना 4 आ गए, तो आप इस अपने जो टारगेट था वहां से 8 किलोमीटर बढ़ते गए।
अपने टारगेट पे नहीं पहुंचे। अगर आपको ये पहले से ये मालूम पड़ गया कि यहाँ से इधर जाना है तो 2 किलोमीटर जाते, अगर वापस भी आते तब भी आपको 4 किलोमीटर, और यहाँ पर कितना हो गया 4 और 4 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा आप जाओगे तो। लेकिन वहाँ 4 किलोमीटर से ही आपका पूरा काम हो, यानी काम उसको कर भी देते फिनिश और रिटर्न घर पे भी आ जाते। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन स्थितियों का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो किसी वस्तु के मापने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी पोजीशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पोजीशन। तो उस पोजीशन को निर्धारित करने के लिए हमें ऑरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन तीनों हमको आनी चाहिए, यानी इसे कहते हैं मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु। अब बात करते हैं हमें कि जो भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों को बेटा हमने जो दिशा के आधार पर 2 प्रकार से बांटा है। यानी जो हमारी बेटा फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, इनको बेटा डायरेक्शन के बेस पर हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर 1 होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो वे राशियां जिनको हम भौतिकी में ज्ञात कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, वो हमारी बेटा क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें बेटा हमने देखा कि इनको डायरेक्शन के बेस पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 होता है हमारा अदिश राशियां, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर, और दूसरा होता है बेटा हमारा सदिश राशियां। यानी स्केलर और वेक्टर, यानी वे भौतिक। अब हमको ये समझना है कि स्केलर राशियां क्या होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो हमारी अदिश कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लूं मैं, लेंथ यानी लंबाई, इसमें क्या ले सकता हूं मैं, डिस्टेंस यानी दूरी, स्पीड यानी चाल, उसके बाद आगे मैं क्या कर सकता हूं, मास, द्रव्यमान, टाइम यानी समय। तो ये क्या है, अदिश है, यानी इनमें केवल परिमाण होता है। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 kg चीनी, तो 10 kg चीनी में आप दिशा नहीं देखेंगे, कटक बोरी से भरी और उसको मेजर किया और तुरंत ले आए। अच्छा बुरा तो देख सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं है, तो उसको हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यानी वे फिजिकल क्वांटिटी या वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां। तो एग्जांपल में मैं यहाँ क्या ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट, और क्या ले सकता हूं मैं यहां पर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ईटीसी, बहुत सारी क्वांटिटी है। यानी इनमें यानी मैग्नीट्यूड तो है ही, अब हमें यहाँ डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने, अगर मैंने यहाँ लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं समझू, मैं यहाँ लिख दूं 10, तो ये क्या है, मेरा परिमाण है, दिशा नहीं है, मैग्नीट्यूड है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 10 ईस्ट, तो ये क्या हो गया, ये परिमाण के साथ साथ दिशा हो गई।
वही वाली जो अभी एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर मुझे 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी थी और मैं आगे और इसको चला जाऊं और आगे और डायरेक्शन में न लूं, तो अगर मैं इसको और समझ सकता हूं इसके लिए। तो आइए बच्चों, अब हम ये जो सदिश राशियां अथवा अदिश राशियां थी उनको एक एग्जाम्पल के बेस पर हम इसे समझते हैं। देखिए, ये जो अभी अदिश और सदिश की बात कर रहे थे, तो अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एग्जाम्पल के बेस पर हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे समझ लीजिए जनरली कि एक व्यक्ति है, वो एक चौराहे पर खड़ा हुआ है। मान लीजिए एक यहाँ पर एक ये चौराहा है, इस पर यहाँ खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये एक दुकान है जिसको हमने ए मान लिया। ओके, क्या मान लिया? ए। यहां से मैं इस चौराहे पे खड़ा था, मुझे इस ए के पास जाना था। जैसे जल्दी जल्दी में मैंने किसी से पूछा कि भाई मुझे ए के पास जाना है, तो उन्होंने बता दिया कि इस चौराहे से 10 किलोमीटर है। तो मैं यहां से चौराहे से चला और 10 किलोमीटर चलने लगा। अब मैंने ये नहीं पूछा कि ईस्ट में, कि वेस्ट में, कि नॉर्थ में, कि साउथ में। समझ में आ रहा है? अब मैंने यहां से इधर चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया तो मैं इधर गया। इधर के बाद मैंने इधर भी जा सकता हूं, इधर भी मैंने कोई डायरेक्शन की तो बात की नहीं है कि ईस्ट की तरफ जाना है। मैंने बस ये जान लिया कि वो जो दुकान है वो या मुझे जहां जाना है ए स्थान है वो 10 किलोमीटर है। तो मैं बस मैंने ये डायरेक्शन नहीं पूछी, मैं इधर चला गया। तो 10 किलोमीटर में यहाँ आ गया। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट था बी। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा था, उससे मैंने कहा कि भैया ए कितनी दूर है? तो इसने 10 ये मिला के 10, इसने क्या कहा कि 20 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा कि 20 किलोमीटर है, फिर भी मैंने उससे डायरेक्शन की बात नहीं की। तो मैंने सोचा कि इधर ही होगा, तो मैं 20 किलोमीटर और आगे इधर आ गया। तो मान लीजिए मैं आ गया यहाँ पर। तो ये कितना हो गया? फिर 20 किलोमीटर और मैंने डिस्टेंस कवर कर ली। तो अब टोटल यहाँ से ये कितनी थी? इस दुकान से 10 और 10 20 और 20 कितना हो गया? 30। यानी यहाँ से अगर मैं मानूं तो 30 किलोमीटर हो गया। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 30 किलोमीटर। तो ये अदिश है, यानी इसमें कोई हमने डायरेक्शन नहीं ली। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी को डायरेक्शन के साथ यहाँ से पूछ लेता और मैं पूछ लेता किधर जाना है ईस्ट में, तो डायरेक्ट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता और यहाँ आ जाता। तो मैंने दिशा उससे नहीं पूछी, तो मैं इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आ गया तो यहाँ से अगर यहाँ पहुँचूँ तो अब मुझे कितना जाना पड़ेगा? 40 किलोमीटर। तो बिना दिशा के परमाण होता है, तो परमाण किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अगर दिशा है तो दिशा एक निश्चित होती है और दिशा के बेस पर ही हमें जो भी एड्रेस मिलता है, किसी का जो भी स्थिति होती है, उसको हम क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। अब बात करेंगे इसमें कि ये जो चाल है, इसमें अब आगे हमें इस टॉपिक में आगे क्या समझना है? चाल, टाइप ऑफ चाल, यानी चाल क्या होती है, चाल के कितने प्रकार हैं। उसके बाद वेग क्या होता है, वेग के कितने प्रकार हैं। उसके बाद त्वरण के कितने प्रकार हैं। फिर उसके बाद जाके हम ग्राफ पढ़ेंगे और गति के समीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद ये वाला हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम चाल, दूरी, विस्थापन जो था उसको जो समझाया था उसके बेस पर हम क्या बताएंगे? चाल, समान चाल, असमान चाल, ताक्षण के चाल और ये जितने भी टॉपिक हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।